हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग इम्यून सिस्टम का थर्ड पार्ट देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि इम्यून सिस्टम हमारा वो सिस्टम है जो हमारे शरीर में बाहर से आने वाले पैथोजेंस, कीटाणुओं, रोगाणुओं, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब चीज़ों से लड़ता है, उनको मारता है और हमको बीमार होने से बचाता है। हमारे शरीर की ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है, डिफेंस मैकेनिज्म है। इन बाहर से आने वाले कीटाणुओं, माइक्रोब्स जो लगातार हमारे शरीर पर अटैक करते रहते हैं, इनसे हमको बचाने के लिए हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसको हम प्रतिरक्षा सिस्टम कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र। और ये हम लोगों ने देखा कि इसके कई लेयर हैं। पहला लेयर सबसे क्या था? फिजिकल बैरियर्स थे कुछ। हमारी स्किन थी, हमारे स्किन में निकलने वाला स्वेट, पसीना था, आंखों से निकलने वाला आंसू, उसमें मौजूद एंजाइम्स, हमारे मुंह में, नाक में जो म्यूकस लेयर्स हैं, ये सब पहली लेयर है, फिजिकल लेयर, कि पहले बाहर से अंदर आने ही ना दें, कोशिश करें कि आए ही ना ये। लेकिन जो चले जाते हैं थोड़े बहुत, तब भी चले जाते हैं, उनका क्या उपाय है? तो पहला एक सिस्टम है कि तुरंत उनको रोकने के लिए, उनको मारने के लिए इन्नेट इम्यूनिटी थी, जो हमको पैदाइशी मिली है। इन्नेट इम्यूनिटी हेरेडिटरी है। इन्नेट इम्यूनिटी जो उसका मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जो एक तरह से हमने आपको बताया था कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। लेकिन कुछ बाहर से जो आने वाले रोगाणु हैं, माइक्रोब हैं, ये उनको ये रोक नहीं पाते हैं और ये अंदर चले जाते हैं, और तब हमारा बड़ा जो मेन इम्यून सिस्टम है, मेजर इम्यून सिस्टम, वो उनसे लड़ता है। और जो मेजर इम्यून सिस्टम है हमारा, उसके दो विंग्स हैं, दो विंग। कौन कौन से? एक है सेलुलर इम्यूनिटी और दूसरी है एडेप्टिव इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक। सेलुलर इम्यूनिटी में आपने देखा था कि सेल्स होते हैं, टी सेल हैं और टी हेल्पर सेल्स हैं, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, और ये पैदल सैनिक की तरह से थे, जिन सेल्स के ऊपर दो रिसेप्टर निकले हुए थे, और ये सेल खुद जाके और जो माइक्रोब बाहर से आया उसके साथ बाइंड कर लेते, ठीक है। तो ये पैदल सैनिक की तरह से थे, जो तलवार भाले से लड़ाई करते हैं। इनके पास गोली चलाने वाला सिस्टम नहीं था, बंदूक नहीं था। ये एडेप्टिव इम्यूनिटी का पहला हिस्सा था, सेलुलर इम्यूनिटी, जो हम लोग पिछले दिन हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का दूसरा पार्ट देखेंगे, जो हमारे पूरे इम्यून सिस्टम का सबसे मुख्य आकर्षण है, सबसे मुख्य भाग है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। एडेप्टिव इम्यूनिटी के दो हिस्से हो गए, सेलुलर इम्यूनिटी जो हम लोग पिछले दिन देख चुके, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी जिसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ब्लड बॉर्न इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी मुख्य रूप से एंटीबॉडीज के द्वारा काम करती है। जो एंटीबॉडीज कौन बनाते हैं? हमारे बी सेल्स बनाते हैं और उनको ब्लड में छोड़ देते हैं। एक बार आगे बढ़ने के पहले, ये पूरे इम्यून सिस्टम में जितने सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक बार फिर यहाँ उनका चित्र दिया हुआ है। तो पहले तो आपको दिमाग में रखना है कि जो आपके ब्लड में ब्लड सेल्स हैं, मुख्य रूप से जो WBC, वो इम्यून सिस्टम में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और जो 5 मुख्य तरह के WBC आप लोगों ने पढ़ा है इसके पहले, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये 5 मुख्य तरह के WBC पढ़ा है। उसके अलावा भी कुछ और उसमें सेल्स होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में मदद करते हैं। उसमें जैसे नेचुरल किलर सेल्स है, और ये डेंड्राइटिक सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, ये सब भी। तो एक बार जरा हम लोग इनका सर्वे कर लें, कितने तरह के हैं और कहां कहां से कैसे कैसे वो बन रहे हैं। तो ये मुख्य एक हीमोपोएटिक स्टेम सेल है।
यानी वो सेल है हमारे ब्लड बोन मैरो में पाया जाने वाला जो बाकी इन बहुत सारे सेल्स को पैदा करता है। इन्हीं की ये सारे वंशज हैं। इधर जितने सेल आप दिख रहे हैं आपको, ये इस हीमोपोएटिक स्टेम सेल के वंशज हैं। ये बोन मैरो में है मौजूद और ये पैदा होता है, डिवाइड होता है और इन सब सेल्स को जन्म देता है। तो ये मुख्य रूप से पहले दो तरह के सेल्स को जन्म दे रहा है। एक को हम लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर कहते हैं और दूसरे को माइलॉइड प्रोजेनाइटर कहते हैं। लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर जो इन सेल्स को जन्म देता है और माइलॉइड प्रोजेनाइटर जो इन सब सेल्स को जन्म देता है। ठीक है। लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर से क्या क्या बन रहा है भाई? लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर से मुख्य रूप से बी सेल प्रोजेनाइटर और टी सेल प्रोजेनाइटर। बी सेल प्रोजेनाइटर जिससे बी सेल बनेंगे और टी सेल प्रोजेनाइटर जिससे टी सेल बनेंगे। ठीक है। और बीच में एक और तरह का सेल है इसमें लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर में, जिसको हम नेचुरल किलर सेल कहते हैं। इसका हम लोगों ने इसका रोल देखा है। ठीक है। इम्यून सिस्टम में क्या इसका रोल है? ये सब इम्यून सिस्टम के हथियार हैं, सैनिक। तो आप देख रहे हैं कि बी सेल, टी सेल। टी सेल वो है जिससे सेलुलर इम्यूनिटी बनती है, होती है ना। टी सेल से देखिए, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल, ये सेलुलर इम्यूनिटी जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में की है। ठीक। और बी सेल ह्यूमरल इम्यूनिटी को जन्म देते हैं जिसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। और नेचुरल किलर सेल, तो आप देख रहे हैं ये तीनों जो हैं ये सगे भाई, बी सेल प्रोजेनाइटर, नेचुरल किलर सेल्स और टी सेल प्रोजेनाइटर, ये तीनों सगे भाई हैं। तीनों लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर की वंशज हैं। और इनके चचेरे भाई इधर हैं, माइलॉइड प्रोजेनाइटर से बनने वाले। माइलॉइड प्रोजेनाइटर से बनने वाले न्यूट्रोफिल हैं, इओसिनोफिल हैं, मोनोसाइट। ठीक है। और एक और इसमें रेस निकल रही है, यहां से ब्रांच निकल रही है, जिसके दो औलाद हैं, मास्ट सेल और बेसोफिल। मास्ट सेल और बेसोफिल, ये सब इम्यून सिस्टम के सैनिक हैं, हथियार। यहाँ मोनोसाइट जो है ये फिर दो तरह के सेल्स को जन्म देता है, डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेजेस। ये सब डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेजेस ये सब बाहर से आने वाले पैथोजेंस को सब मारने का काम करते हैं। और हमने आपको बताया था कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम का मुख्य रूप से दो स्तर पर काम होता है। पहला स्तर ये है कि जो बाहर से पैथोजन, माइक्रोब, रोगाणु आया, पहले तो उसकी पहचान करना है कि ये बाहरी है। ठीक। पहचान कैसे होती है? उसके सरफेस पर मौजूद, बाहरी सरफेस पर मौजूद कुछ मॉलिक्यूल से हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता है कि ये तो ऐसे इसका सरफेस है जिससे लग रहा है ये हमारे शरीर का सेल नहीं है, बाहरी है। तो उससे जाके क्या होगा कि कोई एंटीबॉडी बाइंड कर लेगा। ठीक है। कोई कॉम्प्लीमेंट सेल बाइंड कर लेगा, प्रोटीन, कोई एंटीबॉडी बाइंड कर लेगा। तो आज जो हम लोग देखेंगे ह्यूमरल सिस्टम में, उसमें मुख्य बात यही होगी कि एंटीबॉडीज बनेंगे जो जाके इस बाहरी पैथोजन के सरफेस पर जो मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि ये पहचान बता रहे हैं कि ये बाहरी है, उनसे जाके एंटीबॉडीज बाइंड कर लेंगे। और जहां बाइंड कर लेंगे, इससे ये पता चल जाता है कि अब ये बाहरी सेल, जिससे हमारे एंटीबॉडीज ने बाइंड कर लिया, मतलब क्या होगा कि ये बाहरी सेल है। और उनको ये मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल, नेचुरल किलर सेल, ये सब जाके उनको मार देने का काम करते हैं। ठीक। तो ये पूरे सेल का एक वंशावली है जो हमारे जितने इम्यून सेल हैं। अब हम लोग ह्यूमरल इम्यूनिटी पर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये ह्यूमरल इम्यूनिटी किन सेल से पैदा होती है? बी सेल से, है ना। यहाँ ये जो बी सेल हैं, सॉरी, ह्यूमरल इम्यूनिटी किससे पैदा होती है? बी सेल प्रोजेनाइटर से। ठीक है।
और इससे आगे चल के आप देख रहे हैं मेमोरी और प्लाज्मा सेल बनते हैं। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी इट इज ब्रॉट अबाउट बाय बी सेल्स। बी सेल्स कहां से बनते हैं? प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट से बी सेल बनते हैं। बी सेल्स क्या करते हैं? बी सेल्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज। सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज क्या है? हमने आपको बताया था। प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यूज वो हैं जहां पर बी सेल्स या टी सेल्स पैदा होते हैं, मैच्योर होते हैं, वो प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यूज हैं। उनके उदाहरण क्या हैं? प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यूज कौन कौन से हैं? बोन मैरो है, थाइमस है। और सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज क्या हैं? जहां की बी सेल्स लड़ेंगे माइक्रोब से, जहां दोनों में स्ट्रगल होगा, लड़ाई होगी, ठीक, वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है ना। जहां पैदा होंगे बी सेल, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जहां काम करेंगे, माइक्रोब से युद्ध करेंगे, वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल हमने आपको क्या क्या बताया था? मुख्य रूप से हमारे लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, और मास्ट है। मास्ट क्या होता है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। हमारा टॉन्सिल है। ये सब जगहें जो है ये सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज हैं। तो अब बी सेल्स बोन मैच्योर होके आ गए सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज में, जहां उनको फॉरेन एंटीजन के साथ लड़ना है। अब बी सेल्स एक्सप्रेस एंड सेक्रेट एंटीबॉडीज। बी सेल का काम क्या है? एंटीबॉडीज को एक्सप्रेस करना। मतलब एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन है। तो बी सेल्स जब इन प्रोटीन को बनाएगा उसको हम कहेंगे एक्सप्रेस करना। बी सेल्स जब एंटीबॉडीज नाम के प्रोटीन्स को बनाएगा तो उसे कहते हैं एक्सप्रेस होना। और जब वो प्रोटीन उसके सेल से, बी सेल से बाहर निकल के ब्लड में चले जाएंगे तो उसको हम उनका सेक्रेशन कहेंगे। एंटीबॉडीज का ही दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। अब यहां पर आप एक चीज फिर से समझिए। टी सेल जो थे, सेलुलर इम्यूनिटी वाले टी सेल, वो भी कुछ प्रोटीन बना रहे थे, एक्सप्रेस करते थे, लेकिन उनके जो प्रोटीन थे वो ऐसे बने और उनके शरीर में ही सटे रहे, उनके सरफेस में ही अटैच्ड रहे, इससे बाहर नहीं निकल रहे थे, ठीक। ये टी सेल है हमारा हाथ, और ये दो क्या थे? उनके रिसेप्टर प्रोटीन्स थे जो इनके सरफेस में ही अटैच्ड थे, बाहर नहीं निकले। अब इन्हीं रिसेप्टर की मदद से टी सेल को दुश्मन के साथ बाइंड करना था, और ये रिसेप्टर इसी में चिपका हुआ है। तो टी सेल क्या करता था? खुद जाता था खोजते हुए, और जहां उसको बाहरी माइक्रोब मिलता था उसके साथ ऐसे बाइंड कर लेता था, ठीक, खुद जाना पड़ता था। अब यहीं पर जो ये सेलुलर इम्यूनिटी की बात है। अब ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या है कि ये जो प्रोटीन टी सेल एक्सप्रेस तो करता था लेकिन इसी में चिपका रह जाता था, बी सेल भी ऐसे पहले एक्सप्रेस करेगा। बी सेल भी ऐसे ही दो प्रोटीन एक्सप्रेस करेगा, ठीक, जो शुरू में इससे चिपके रहेंगे। ध्यान से सुनिए कि बी सेल है टी सेल जैसा ही, इसने भी दो प्रोटीन एक्सप्रेस किया, ये इसके सरफेस से अभी भी जुड़ा हुआ है। ये भी जाएगा टी सेल की तरह ही, अभी सब काम हो रहा है, और किसी बाहरी माइक्रोब के साथ, जब ये बाहरी माइक्रोब है इसके साथ पहचान के इसके साथ बाइंड कर लेगा। अब यहां से अंतर शुरू हो रहा है टी सेल और बी सेल में, यानी सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब क्या होगा कि अगर ये बी सेल इसने बाइंड कर लिया तो अब ये डिवाइड करेगा, ठीक, इसमें डिवीजन होगा, और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। और जो ये प्रोटीन बनाए थे जो इनके सरफेस से चिपके हुए थे, अब ये प्रोटीन बाहर निकल जाएंगे यहां से, इसको हम सेक्रेशन कहते हैं। ये अपने इन प्रोटीन्स को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा अपने शरीर से, इसके साथ ये छूट गए, अलग हो गए, ठीक। ये प्रोटीन क्या है? यही एंटीबॉडीज हैं, या इन्हीं का दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबुलिन है, और ये इसके शरीर से बाहर निकल गए, अब इससे जुड़े नहीं हुए हैं। इसका मतलब है कि अब बी सेल क्या कर रहा है कि ढेर सारे ये प्रोटीन बना रहा है, ऐसे बना बना के ब्लड में छोड़ता जा रहा है, ब्लड में छोड़ता जा रहा है, ब्लड में छोड़ता जा रहा है। अब क्या होगा कि जहां दुश्मन है कहीं,
उससे लड़ने के लिए इस बी सेल को वहां जाना नहीं पड़ेगा, बी सेल को खुद जाना नहीं पड़ेगा, इसने यहीं से एक तरह से बंदूक से गोली चला दी, तोप से गोला छोड़ दिया। ये जो रिसेप्टर्स थे, जो प्रोटीन्स थे यानी एंटीबॉडीज, इनको यहां से इसने छोड़ दिया और ये प्रोटीन्स गए और जहां भी वो दुश्मन है उनके साथ बाइंड कर लेंगे। ठीक, तो एक तरह से ये बंदूक से लड़ाई लड़ रहा है। बी सेल जो है कैसे लड़ रहा है? बंदूक से, बंदूक से गोली छोड़ दी इसने और गोली ये जहां दुश्मन है जाके वहां उसको लगेगी। टी सेल में क्या था? टी सेल के पास भाले जैसा था, ये गोली बंदूक नहीं था, खुद जाके और दुश्मन से लड़ता था। और इसने क्या किया कि यहां से इसने बंदूक छोड़ दिया, ठीक, और अब वो खाली गोली जाके यहां पर लग गई, ठीक ना, जहां दुश्मन है वहां लग गया। बी सेल अपने जगह है, बी सेल को खुद नहीं जाना है, ठीक है। तो सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी को ऐसे समझ लीजिए कि सेलुलर इम्यूनिटी पैदल सैनिक की तलवार भाले वाली लड़ाई थी और ह्यूमरल इम्यूनिटी गनमैन बंदूक वाले सिपाही की लड़ाई है, दूर से ही गोली छोड़ देगा या तोप से गोला छोड़ देगा, ठीक ना। बंदूक लेके जहां दुश्मन है वहां जाने की नहीं जरूरत है, दूर से ही गोली चला देना, ठीक है। तो बी सेल ऐसे काम करता है, इसी सब चीजों को समझना है आपको ठीक से। तो बी सेल्स कहां पहुंच गए हैं काम करने के लिए? सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू में। बी सेल ने एक्सप्रेस किया, पहले एक्सप्रेस किया मतलब जब उसी के साथ ही अभी अटैच था, निकला नहीं था, क्या एक्सप्रेस किया? एंटीबॉडीज, ठीक। और जब ये बाहरी दुश्मन से, एंटीजन से अटैच हो गया, तब ये क्या किया? अब इसने अपना इस जो इसका हथियार था, ये प्रोटीन एंटीबॉडीज, इसको यहां से निकाल दिया बाहर, जैसे उंगली हम अपना काट के निकाल दे, निकाल दिया बाहर, ठीक। और खुद भी खूब डिवाइड होने लगा, कई हिस्से में डिवाइड होने लगा, ठीक। और उसके हर डाटर सेल, हर हिस्से ढेर सारे एंटीबॉडीज सिक्रेट करने लगे, ठीक है। धीरे धीरे, अभी पूरा नहीं समझ में आ रहा है तो भी धीरे धीरे कंसेप्ट डेवलप होगा। अब देखिए, ये एंटीबॉडीज 5 तरह के होते हैं, हम लोग आगे सब देखेंगे डिटेल में, 5 तरह के होते हैं। उसमें से शुरू में 2 ही प्रकार के एंटीबॉडी बनते हैं, आईजीएम और आईजीडी। इनिशियली कितने तरह के बने इम्यूनोग्लोबुलिन? 2 तरह के, आईजीएम और आईजीडी। यानी जब ये इसके साथ अटैच्ड हैं, अभी किसी बी सेल के साथ जो एंटीबॉडी जब अटैच्ड हैं, तो 2 ही तरह के एंटीबॉडी बनेंगे। कौन कौन से? आईजीएम और आईजीडी, जो इसके सरफेस पर अटैच्ड रहेंगे, सरफेस पर, ये बी सेल है, इसके सरफेस पर अटैच्ड हैं। और अभी ये क्या काम कर रहे हैं? अभी ये एंटीजन रिसेप्टर का काम कर रहे हैं, एंटीजन रिसेप्टर का काम कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये यहां से बाहर निकल जाएंगे तो एंटीबॉडीज का काम करेंगे, बाहर निकल जाएंगे तो एंटीबॉडीज का काम करेंगे। आगे चले, अब इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, हम बी सेल्स कैसे काम कर रहे हैं। मैच्योर बी सेल्स आर एक्टिवेटेड बाय एंटीजेंस। ये मैच्योर बी सेल है, इसमें ये इसका रिसेप्टर है, ये एंटीजन है, एंटीजन से जाकर इसने बाइंड किया, बाइंड कर लिया तो क्या हो गया? अब ये बी सेल एक्टिवेट हो गया। ये जो बी सेल है ये एंटीजन है, बाहरी दुश्मन है, रोगाणु है, इसके साथ आया बी सेल, इसने अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, बाइंड कर लिया, तो अब समझ गया ये कि अच्छा दुश्मन है, यहां बाइंडिंग हो गई। अब ये एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होके ये 2 हिस्से में बंट जाएगा, 2 तरह के सेल बनाएगा, ठीक। बी सेल एक्टिवेट हुआ, कैसे एक्टिवेट हुआ? अपने इन रिसेप्टर की मदद से, जब वो एंटीजन से बाइंड किया तो ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद क्या हुआ? अब ये डिवाइड होगा और 2 तरह के सेल बनाएगा। कौन कौन से सेल? एक का नाम होगा प्लाज्मा सेल और दूसरे का नाम होगा मेमोरी सेल। 2 तरह के सेल बनते हैं, एक है ये प्लाज्मा सेल और दूसरा है ये मेमोरी सेल। दोनों में अंतर क्या है? प्लाज्मा सेल जो है, इसका काम यह है कि ये सिर्फ एंटीबॉडीज बनाए और सेक्रेट करे। इतना ही एंटीबॉडी बनाता है कि अपनी खुद की दिनचर्या छोड़ देता है, भूल जाता है।
जैसे सैनिक एकदम जब वहां पर सीमा पर तैनात लड़ाई चलती रहती है ना, तो उस समय वो नहाना खाना ये सब छोड़ देता है, नहाता धोता नहीं है, खाता पीता नहीं है, कपड़े उपड़े नहीं बदलता है सैनिक। उसी तरह से ये एकदम एक्टिव वार में इन्वॉल्व हो गया है प्लाज्मा सेल। तो ये अपना जो डोमेस्टिक वर्क है, डोमेस्टिक वर्क सेल का क्या होता है? सेल का डोमेस्टिक वर्क होता है अपना मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, एनर्जी बनाना, है ना, अमीनो एसिड बनाना, ये सब चीजें बनाना उसका डोमेस्टिक वर्क है, वो ये छोड़ देता है और सिर्फ क्या करता है, सिर्फ जितनी इसके पास क्षमता है और ऊर्जा है उससे सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडीज बनाता है, ढेर सारी संख्या में बनाता जाता है। और एंटीबॉडी अब इसके साथ चिपकी नहीं रहेंगी, एंटीबॉडी तो सब इसके साथ बाहर निकल गए, है ना। ये बी सेल प्लाज्मा सेल है, इसके एंटीबॉडी यहां से निकल के और ये सब एंटीबॉडीज है, ये ब्लड में घूम रही है ना, और खोज नहीं, जहां कहीं वो दुश्मन है उसके साथ बाइंड कर रही है। कौन सा दुश्मन? जिसके साथ ये इनिशियली बाइंड किया था, है ना। पहचान तो गया कि ये दुश्मन है, ठीक। और जो इसके रिसेप्टर थे मॉलिक्यूल्स, ये स्पेसिफिक इसी के लिए, इसी दुश्मन के लिए, ठीक। तो इसने सोचा कि भाई जब ये दुश्मन यहाँ है तो ये शरीर में और भी जगह होगा, तो इसने क्या किया कि अपने इन जो रिसेप्टर थे अब इसको शरीर से बाहर भेज दिया। बाहर भेज दिया तो यही एंटीबॉडी है कहलाएंगे या इम्यूनोग्लोबुलिन। और ये अब बाहर जाके और जहां कहीं ये दुश्मन है, जहां जहां दुश्मन है वहां सिर्फ जाके इससे बाइंड कर देंगे। देखिए जब बाइंड कर रहे हैं तो यहाँ बी सेल नहीं है, क्या है? सिर्फ बी सेल द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ एंटीबॉडी है। वो एंटीबॉडी जाके इस एंटीजन के साथ बाइंड करेगा, जहां भी शरीर में होगा उसको खोज खोज के ये एंटीबॉडीज उससे बाइंड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में एंटीबॉडीज बन गए हैं, बी सेल्स ने बना बना के ब्लड में भर दिया है कि जहां कहीं ये दुश्मन दिखे इसको पकड़ो जाके, ठीक, वो जाके पकड़ लेंगे, बाइंड कर लेंगे। अब जब ये बाइंड कर लेंगे तो एंटीबॉडीज बाइंड करके जरूरी नहीं है कि इनको मार दें, मारते नहीं है। बाइंडिंग से क्या पता चलता है कि ये पता चल जाता है कि ये बाहरी दुश्मन है ना, इसके साथ एंटीबॉडीज बाइंड हैं, इसका मतलब है कि ये बाहरी सेल है। अब इसको मारने का काम दूसरे का है, कोई फैगोसाइट है वो आके इसको पूरा खा जाएगा पकड़, एंटीबॉडी वाडी सहित इन दुश्मन को लेके निगल लेगा, खत्म कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। या कोई कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, जो हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, प्रोटीन्स का एक सिस्टम है, वो आएंगे, वो जब देखेंगे कि अच्छा इसको एंटीबॉडी ने घेर लिया है, मतलब ये बाहरी है, आके एंटीबॉडी इसके सरफेस पर, सॉरी कॉम्प्लीमेंट इसके सरफेस पर काम करना शुरू करेंगे और इसको पंक्चर कर देंगे। इस एंटीजन इस दुश्मन के सरफेस को कॉम्प्लीमेंट पंक्चर कर देंगे, है ना। पंक्चर करने के लिए उनको ये जानना चाहिए कि ये बाहरी है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके साथ एंटीबॉडीज बाउंड। तो प्लाज्मा सेल्स, अच्छा एक चीज रह गया, ये तो प्लाज्मा सेल की बात हो गई। और दूसरे है मेमोरी सेल। मेमोरी सेल क्या है कि जब बी सेल डिवाइड हुआ था दो हिस्से में, ये प्लाज्मा सेल, ये मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल में से एंटीबॉडीज सेक्रेट हो रहे हैं, ठीक। अब इसके सरफेस पर कुछ नहीं है, सरफेस पर जो बन रहा था वो सब बन बन के निकल के ब्लड में जा रहा है। इसका दूसरा भाई बना मेमोरी सेल। मेमोरी सेल क्या है कि अपने मदर बी सेल जैसा है, जो इन दोनों की मां की बी सेल, वैसा ही मेमोरी सेल है। इनकी मां बी सेल में क्या पहचान थी कि उसके साथ दो उसमें रिसेप्टर लगे हुए थे, रिसेप्टर लगे थे ना, वही रिसेप्टर जो बाद में एंटीबॉडीज बन के बाहर निकल गए। तो इस मेमोरी सेल में भी रिसेप्टर लगा हुआ है, ये ठीक अपनी मां की तरह है मेमोरी सेल। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि मेमोरी यानी याददाश्त, इसकी भी संख्या कई हो गई है मेमोरी सेल की, और इसको याद है कि कौन सा दुश्मन आया था। कैसे याद है? क्योंकि जो रिसेप्टर है इसका ये उसी दुश्मन के साथ अटैच हो सकता है, ठीक। तो मेमोरी सेल की काफी संख्या हो गई। अब जब भी यही दुश्मन दोबारा आएगा, जो पहली बार आया था दुश्मन, ये दुश्मन अगर दोबारा आएगा तो मेमोरी सेल उससे तुरंत जाके अटैच हो जाएंगे और इस दुश्मन के खिलाफ जो पहले भी आ चुका है तुरंत रिएक्शन शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो बीमारी हमको एक बार हो जाती है, जैसे चेचक एक बार हो गई, तो दोबारा जल्दी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट हमारे शरीर में मेमोरी सेल बन गए हैं।
मेमोरी सेल बन गए। ठीक है, तो मेमोरी सेल की संख्या भी इतनी है ठीक ठाक कि वो दुश्मन आएगा तो तुरंत जल्दी से जल्दी उसको हमारे मेमोरी सेल कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे, पहचान लेंगे। ठीक, तो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में अंतर समझिए। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज को सेक्रेट आउट कर देता है, बना के बाहर ब्लड में भेज देता है, और मेमोरी सेल मदर की तरह ये अपने एंटीबॉडीज को सेक्रेट आउट नहीं करती, ये अपने एंटीबॉडीज को यहीं पर बाउंड रखती हैं। ये मेमोरी सेल, ये प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल में कोई रिसेप्टर नहीं दिख रहा ना, कहां गया इसका रिसेप्टर? एंटीबॉडी बन के ब्लड में निकल गया। और मेमोरी सेल इसके एंटीबॉडीज इसी में अटैच्ड हैं। ठीक, तो प्लाज्मा cells synthesize and secrete one class of specific antibodies. Some B cells may produce other classes of antibodies with same specificity. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप लोगों ने, हमने आपको बताया कि सबसे पहले एंटीबॉडी M, इम्यूनोग्लोबुलिन M और इम्यूनोग्लोबुलिन D बनता है। ठीक है, उसकी स्पेसिफिसिटी कुछ होती है, यानी किसी विशेष दुश्मन के लिए। तो कुछ बी सेल अब दूसरे तरह के एंटीबॉडी बनाएंगे, यानी जो बाकी के पांच तरह के एंटीबॉडी हैं, ए डी आई जी ई, तो एम और डी पहले बना, तो अब कुछ बी सेल बाकी के जो 3 तरह के एंटीबॉडीज है वो भी बना सकते हैं, लेकिन वो एंटीबॉडी भी उन्हीं दुश्मन के लिए होगा, उसी के लिए स्पेसिफिक होगा जिसके लिए ये ऊपर वाला बनाया। टीएच सेल यानी जो सेलुलर इम्यूनिटी के हिस्से थे, टीएच सेल और साइटोकाइंस, एक तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, ये बी सेल्स के साथ हेल्प करते हैं इनकी, है ना। टीएच सेल्स एंड साइटोकाइंस इंटरेक्ट विद बी सेल्स के साथ ये इनकी मदद करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जिससे कि ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बना सके, अब यहाँ देखिए, एक बार कुछ रिवीजन कर लीजिए। बोन मैरो में क्या है, हो रहा है भाई, लॉन्ग लिव्ड, ये बोन मैरो में, सॉरी, यहाँ से देखिए, पहले स्टेम सेल है, इसने प्रो बी सेल बनाया, इससे प्री बी सेल बना और मैच्योर बी सेल बन गया। ठीक, जो बी सेल कहाँ बना? बोन मैरो में, और यहीं पर मैच्योर भी हुआ। बी सेल्स की विशेषता है, पैदा कहाँ होते हैं बी सेल? बोन मैरो में। बड़े मैच्योर कहाँ होते हैं? बोन मैरो में। टी सेल कहाँ पैदा होते हैं? बोन मैरो में। मैच्योर कहाँ होते हैं? थाइमस में, ठीक ना, थाइमस में। तो बी सेल लेकिन यही मैच्योर होते हैं, बोन मैरो में ही। तो ये इनके पूर्वज है, बी सेल्स के ये पूर्वज हैं, ये इसके पिता, ये इसके दादा, ये इसके परदादा, है ना। तो स्टेम सेल से बनते हुए मैच्योर बी सेल बना, और यहां से मैच्योर बी सेल देखिए, ये इसमें जो निकला हुआ ये क्या है? ये इसका रिसेप्टर है, यही बाहर निकल जाएगा तो एंटीबॉडी कहलाएगा। ये मैच्योर बी सेल के साथ जुड़ा हुआ रिसेप्टर है, बाहर निकलेगा तो एंटीबॉडी कहलाएगा। अब बी सेल्स यहाँ आ गया सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू में। ये क्या था? ये प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू था, ये सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू है, ये भी सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू है, जिसको मास्ट कहते हैं। म्यूकोसल एसोसिएटेड, म्यूकोसा से जुड़े हुए ये लिम्फोइड टिश्यूज हैं। अब यहाँ मैच्योर बी सेल देखिए क्या किया, इसने मेमोरी, ये डिवाइड हुआ मैच्योर बी सेल, जेमिनल सेंटर का मतलब है कि ये जब ये एंटीबॉडी से रिएक्ट कर लेगा, एक विशेष एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा, तो क्या बना रहा है? डिवाइड होके कुछ मेमोरी सेल बन रहा है और कुछ प्लाज्मा सेल बन जा रहा है। ठीक, कुछ मेमोरी सेल और कुछ प्लाज्मा सेल। तो हमने मेमोरी सेल में बताया था ना, मेमोरी सेल जिसमें रिसेप्टर लगा हुआ है, ये इसमें रिसेप्टर लगा हुआ है। प्लाज्मा सेल जिसमें रिसेप्टर नहीं लगा हुआ, क्यों? क्योंकि इसने तो ये तो बना के एंटीबॉडी बाहर भेज रहा है। तो ये जो सारे रिसेप्टर जैसे जिसके सरफेस पर यहाँ अटैच्ड है, यहाँ सरफेस पर नहीं अटैच्ड है, यहाँ वो सब निकल के बाहर ब्लड में जा रहे हैं, ढेर सारे, लाखों करोड़ों की संख्या में दिन रात बन रहे हैं एंटीबॉडीज यही जो है मॉलिक्यूल यहाँ बन के बाहर निकल जा रहा है। मेमोरी सेल में बन के उसी के साथ अटैच्ड है, यहाँ बन के बाहर निकल जा रहा है। तो ये जो दुश्मन से लड़ाई का काम यही कर रहा है प्लाज्मा सेल, इतना ढेर सारा एंटीबॉडी बना रहा है और उनको बंदूक की गोली तक की तरह से छोड़ता जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये म्यूकोसल एसोसिएटेड मास्ट सेल में भी ये बी सेल यहाँ से कुछ यहाँ ट्रांसफर हो गए हैं, यहाँ भी वही काम कर रहे हैं। ठीक है, प्लाज्मा सेल।
अब उतना डिटेल में आप रहने दीजिएगा कि कुछ लॉन्ग लिव्ड प्लाज्मा सेल हैं, यानी बहुत दिन चलेंगे, कुछ शॉर्ट लिव्ड कुछ ही दिन जिएंगे, ठीक है। और इसी में से एक ब्रांच लिम्फोमा बी सेल भी बनती है। ये ह्यूमरल इम्यूनिटी का एक और चित्र है। इसमें देखिए ये बी सेल, ये बी सेल, बी सेल में जो हरे रंग का देख रहे हैं आप, ये क्या है? इसका रिसेप्टर है, रिसेप्टर है, ठीक है। अब ये गुलाबी रंग का जो देख रहे हैं ये एंटीजन है, यानी पैथोजन है। पैथोजन से इसने बाइंड किया, ठीक, बाइंड किया तो अब क्या हो रहा है? एक्टिवेट हो गया। बी सेल ग्रीन कलर का यहां दिखाया गया, मतलब ये क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया, ठीक। एक्टिवेट होने के बाद क्या हुआ? इसका रेप्लिकेशन होता है, क्लोनिंग होती है इसकी, यानी एक बी सेल से बहुत सारे बी सेल बन गए, क्लोनिंग हो गई। अब क्लोनिंग के बाद क्या होगा? अब इसमें डिफरेंशिएशन होगा, यानी ये जो 4 बने हैं ये 2 तरह के अब हो जाएंगे। कुछ प्लाज्मा सेल जो नीले रंग से दिखाया गया है, कुछ प्लाज्मा सेल हो गए, और कुछ जो लाल रंग से दिखाया गया है मेमोरी सेल हो गए। प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल ये दोनों कहां से आए? इस बी सेल के पहले एक्टिवेशन और उसके बाद रेप्लिकेशन से ये बने, है ना। अगर 4 बने तो आधे प्लाज्मा सेल हो गए और आधे मेमोरी सेल हो गए। अब देखिए मेमोरी सेल कैसे हैं? ठीक अपनी मम्मी की तरह से, है ना, ठीक मम्मी की तरह से। इस मम्मी में भी यहाँ रिसेप्टर लगा हुआ था, मेमोरी सेल में भी रिसेप्टर लगा हुआ है, अपने मदर सेल जैसे हैं ये। लेकिन प्लाज्मा सेल्स क्या कर रहे हैं? इनके रिसेप्टर देखिए ये बन बन के बाहर निकल रहे हैं, एंटीबॉडी कहला रहे हैं ये, है ना, ढेर सारी मात्रा में ब्लड में निकल गए, ये बन गए। और ये एंटीबॉडी क्या कर रहे हैं? इस एंटीजन से, ये जो गुलाबी रंग का एंटीजन है जिससे पहले इनकी मदर सेल ने बाइंड किया था अपने रिसेप्टर की मदद से, है ना, तो अब यहाँ पर कोई मदर सेल नहीं है, कोई प्लाज्मा सेल नहीं है, लेकिन सिर्फ वो उसके एंटीबॉडी, जो रिसेप्टर थे वही अब एंटीबॉडी कहला रहे हैं। यहाँ सिर्फ एंटीबॉडी है ना। और जहां जहां ऐसा पैथोजन मिलेगा, ये गुलाबी वाला जहां जहां ऐसा पैथोजन मिलेगा उसके साथ साथ ये जाकर बाइंड कर ले रहा है, ठीक। फिर से एक बार देख लीजिए, बी सेल है ये, इनके ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ है, एक पैथोजन आया उसके साथ ये रिसेप्टर इसका बाइंड किया, समझ गया बी सेल की दुश्मन आ गया है, एक्टिवेट हो गया, हरे रंग का दिखा दिया गया, मतलब एक्टिवेट। एक्टिवेट होने के बाद क्या हुआ? इसका डिवीजन होने लगा, रेप्लिकेशन, डिवीजन होने लगा। एक सेल से जैसे 4 सेल बन गए, कई बनेंगे, यहाँ 4 दिखाया, कई सारे बनेंगे, 1 सारे 4 बन गए। अब ये 2 तरह के हो गए, डिफरेंशिएशन हो गया, आधे प्लाज्मा सेल हो गए, आधे मेमोरी सेल। मेमोरी सेल क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, भविष्य के लिए ये सुरक्षित हैं, भविष्य के लिए इनको सुरक्षित कर लिया जाएगा, रख लिया जाएगा कि फिर जब ऐसा एंटीजन आए तो जो काम ये कर रहे हैं ना वही काम ये करेंगे, जो काम ये कर रहे हैं वही काम ये करेंगे। पहली बार इनको करने में ज्यादा समय लगा क्योंकि इनकी संख्या कम थी, अब इस मेमोरी सेल बन गए तो ज्यादा संख्या में हो गए, तो अब समय नहीं लगेगा, जहां ये एंटीजन आएगा दोबारा तुरंत ये उसके साथ अटैच कर हो जाएंगे और फिर यही साइकिल प्रारंभ कर देंगे। लेकिन अभी जो दुश्मन आया है उससे कौन लड़ेगा? उससे ये नहीं लड़ेंगे, ये भविष्य में ऐसा ही दुश्मन आएगा तो उससे लड़ेंगे। और अभी अभी वाला जो दुश्मन आया है इससे लड़ने के लिए ये प्लाज्मा सेल बन गए और ढेर सारे मात्रा में ये क्या बना रहे हैं? एंटीबॉडी बना रहे हैं, और एंटीबॉडी खोज खोज के इस एंटीजन के साथ बाइंड कर लिया। और जब इस एंटीजन के साथ ये एंटीबॉडीज बाइंड कर लिए तब क्या होता है? अब कोई मैक्रोफेज समझ जाएगा कि ये तो बाहरी है, आओ इसको पूरा निगल लो, खा जाओ, खा के पचा दो। या कोई कॉम्प्लीमेंट सिस्टम समझ जाएगा कि आओ इसको और इसके सरफेस पर छेद कर दो ताकि ये मर जाए, ठीक। सो दिस इज अबाउट ह्यूमरल इम्यूनिटी। एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, ये यही एंटीबॉडी है ना, ये एंटीबॉडी है। तो अब इनके रिस्पॉन्स के बारे में थोड़ा और हम लोग आगे जाने। The antibody response. Antigen introduced into an individual binds specifically to B cells with receptor for that antigen. Antigen जो किसी के शरीर में आ गया, एंटीजन मतलब जो बाहरी पैथोजन है, किसी के शरीर में आ गया
तो वो किसी विशेष बी सेल से बाइंड करेगा। किस बी सेल? जिसके पास उसी के लिए विशेष रिसेप्टर है। यहां देखिए ऊपर चलिए ये एंटीजन आया, तो बी सेल तो शरीर में हमारे बहुत सारे हैं, देखने में सब लगभग ऐसे ही है, लेकिन कोई एक खास बी सेल होगा जिसके पास ऐसा रिसेप्टर है जो इससे बाइंड कर। सबके रिसेप्टर इससे नहीं बाइंड कर पाएंगे, ऊपर से भले देखने में एक ही जैसे होंगे लेकिन उनमें अंतर होगा, तो सबके रिसेप्टर इससे नहीं बाइंड कर पाएंगे। तो ये एंटीजन किसी विशेष बी सेल से ही रिएक्ट करेगा जिसका रिसेप्टर इस एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होगा, उसी के साथ ये बाइंड करेगा। So the antigen introduced into an individual binds specifically to B cells with receptor for that antigen. उस एंटीजन के लिए कोई ना कोई बी सेल है जिसके पास उस एंटीजन के लिए विशेष रिसेप्टर है। कैसे सबके रिसेप्टर अलग अलग हो जाते हैं अभी हम लोग आगे देखेंगे। स्पेसिफिकली टू बी सेल्स विद रिसेप्टर फॉर दैट एंटीजन, ठीक ना। इन द प्रेजेंस ऑफ टी सेल हेल्प, जो पहले सेलुलर इम्यूनिटी आपने देखा था उसमें टी साइटोटॉक्सिक तो वही काम करते थे सेलुलर में ही, लेकिन जो टी हेल्पर सेल थे वो यहां के लिए हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में बी सेल की मदद करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ टी सेल हेल्प यानी टी हेल्पर सेल्स, दीज बी सेल्स क्लोनली एक्सपैंड। क्लोनली एक्सपैंड मतलब एग्जैक्टली अपनी ही कॉपी बनाते हैं। क्लोनली एक्सपेंशन, क्लोनल एक्सपेंशन मतलब अपनी ही एग्जैक्ट कॉपी बनाना, ठीक है, कोई उसमें जेनेटिक परिवर्तन न होना, एग्जैक्ट कॉपी बनाना, इसको हम कहते हैं दे क्लोनली एक्सपैंड। जैसे यहां पर देखिए ये जो बी सेल था ना ये क्लोनली एक्सपैंड हो गया। अब इसके जो रिसेप्टर का जो स्ट्रक्चर है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, वही स्ट्रक्चर इसके रिसेप्टर का होगा और वही स्ट्रक्चर एग्जैक्ट इन एंटीबॉडीज का होगा। तो बी सेल्स क्लोनली एक्सपैंड हुए। अब क्या होगा, सम बी सेल्स डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल एंड सम इनटू मेमोरी सेल। कुछ बी सेल प्लाज्मा सेल बन गए और कुछ मेमोरी सेल बन गए। ये सब बी सेल थे ना, कुछ प्लाज्मा सेल बन गए और कुछ मेमोरी सेल बन गए, देख रहे हैं आप ना। और प्लाज्मा सेल का क्या काम होगा, प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज स्पेसिफिक फॉर द एंटीजन। प्लाज्मा सेल ने ये एंटीबॉडीज बनाया जो किसके लिए स्पेसिफिक है, इसी एंटीजन के लिए। ये एंटीजन एक ताला है तो उसी ताले की ये सब चाबी हैं, एंटीबॉडी इसी ताले की चाबी है, ठीक ना। तो प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज स्पेसिफिक फॉर द एंटीजन, ठीक। एंटीजन को आप ताला समझिए और एंटीबॉडी को उसकी चाबी, कि जो हर ताला में जो उसकी चाबी है वही फिट होती है, तो हर एंटीजन में जो उसके लिए एंटीबॉडी है वही जाके फिट होता है। अभी हम लोग इसको और आगे डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बनने वाला एंटीबॉडी आईजीएम है, उसके बाद आईजीजी बनेगा। अब आगे और देखिए, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल सेल। सिंगल सेल यानी एक प्लाज्मा सेल के द्वारा जितने भी एंटीबॉडीज बनेंगे वो होमोजीनियस होंगे। होमोजीनियस मतलब सब एक ही तरह के होंगे, सबका स्पेसिफिसिटी एक ही होगा, सबकी स्पेसिफिसिटी एक ही होगी। एक एंटीबॉडी, एक प्लाज्मा सेल से, एक बी सेल से जितने एंटीबॉडीज बनेंगे सब बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होंगे एक दूसरे के। लेकिन बट द रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन मे बी हेट्रोजीनियस। मतलब क्या है भाई, ये एक एंटीजन आया, ये एक बी सेल गया इसके साथ अटैच हुआ, ठीक है, इसका जो रिसेप्टर है ये इसके लिए स्पेसिफिक है, ये जाके हैं अटैच, ठीक। अटैच हो गया तो अब क्या होगा, इस बी सेल का डिवीजन होगा, इसका क्लोनल एक्सपेंशन होगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इसकी कई कॉपी बनेगी, ठीक। और जो उसमें प्लाज्मा सेल होंगे वो एंटीबॉडीज को बना के सिक्रेट करेंगे। एक सेल से बनने वाले जितने एंटीबॉडीज होंगे वो सब एक ही तरह के होंगे यानी होमोजीनियस। लेकिन जो दूसरा पार्ट लिखा है, बट द रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन में बी हेट्रोजीनियस, इसका मतलब है कि जो एक एंटीजन आया
तो जरूरी नहीं है कि एक ही तरह का बी सेल इससे अटैच होगा। एक बी सेल यहाँ अटैच हुआ, ठीक, इसका रिसेप्टर कुछ अलग है, और दूसरा बी सेल यहाँ आके अटैच हुआ, इसका रिसेप्टर अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है, क्योंकि इस एंटीजन पर यहाँ दूसरे तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, यहाँ दूसरे तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, यहाँ तीसरे तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक। तो ये एंटीजन है जिससे कि ये बी सेल आया, ये बी सेल नंबर 1 है, बाइंड कर रहा है, इसके रिसेप्टर दूसरे तरह के, ठीक। एक दूसरा बी सेल आया, ये बी सेल नंबर 2 है, ये यहां बाइंड किया, ये यहां नहीं कर सकता, ये यहां किया, ठीक। ये बी सेल नंबर 2 है, इसके जो एंटीबॉडीज बनेंगे ये अलग तरह के होंगे, इससे अलग होंगे। यहां तीसरा आया, ये इससे बाइंड किया, इसके एंटीबॉडीज अलग होंगे, हो सकते हैं। यानी एक ही एंटीजन पर एक से अधिक तरह के एंटीबॉडीज आकर बाइंड कर सकते हैं। ऐसे एंटीबॉडीज जिनके रिसेप्टर एक दूसरे से भिन्न हैं, यानी जब वो एंटीबॉडीज बनाएंगे ये बी सेल, तो उनके एंटीबॉडीज एक दूसरे से भिन्न होंगे। इस तरह के रिस्पांस को हम हेट्रोजीनियस कहते हैं, यानी एक एंटीजन के खिलाफ अलग अलग तरह के बी सेल रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस रिस्पांस। लेकिन एक बी सेल से जितने भी एंटीबॉडीज बनेंगे, एक बी सेल से वो सारे एंटीबॉडीज समान होंगे, ये होमोजीनियस प्रोडक्शन। बात समझ में आ गई होगी। अब एंटीबॉडीज बन गए, ब्लड में चले गए, ये क्या करेंगे, एंटीबॉडीज सर्कुलेट ब्लड स्ट्रीम में एंटीबॉडीज घूमते रहेंगे, बाइंड टू एंटीजन, एंटीजन से बाइंड करेंगे, और जब वो एंटीजन से एंटीबॉडी बाइंड कर लेंगे, तो अब वो एंटीजन जो बाहर से आया है उसका कोई विशेष होस्ट सेल हमारे शरीर में होगा, यानी वो किसी विशेष सेल में घुसने के लिए आया है। जैसे जो बैक्टीरिया, जो वायरस आते हैं, ये सब हमारे शरीर के किसी न किसी विशेष जैसे सेल में जाते हैं। जैसे ये आजकल कोविड-19 है, सार्स वायरस है, तो ये कहाँ जा रहा है, पता चल रहा है कि गले में, हमारे गले की कुछ सेल्स में ही ज्यादा अटैक कर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि जो वायरस आया है उसके लिए हमारे गले की सेल्स में रिसेप्टर्स हैं, गले की सेल्स में पर रिसेप्टर हैं, जो उस वायरस जाके वहां जुड़ जा रहा है, और जब जुड़ जा रहा है तो फिर धीरे धीरे उसको छेद के अंदर चला जा रहा है, ठीक। तो अब अगर ऐसा वायरस शरीर में आया और पहले ही एंटीबॉडीज ने जाके उससे बाइंड कर लिया, एंटीबॉडीज ने जाके उससे बाइंड कर लिया, तब क्या होगा कि ये जो वायरस के जो ऐसे मॉलिक्यूल्स थे उसके साथ ये बाइंड कर लिया, अब ये वायरस हमारे गले की सेल में जाके अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि अपने जिन मॉलिक्यूल्स के मदद से हमारी गले के भीतर के सेल से वो अटैच होता, वो तो कवर हो गए, है ना, उनको जाके एंटीबॉडीज ने घेर लिया, ठीक। अब ये किसी हमारे होस्ट सेल के से जाके चिपक ही नहीं सकता, क्योंकि इसको एंटीबॉडीज ने घेर लिया है। तो एंटीबॉडीज बाइंड टू एंटीजन एंड ब्लॉक देयर एबिलिटी, उनकी क्षमता को बंद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। किस क्षमता को? हमारे शरीर के जो होस्ट सेल हैं उनके किसी रिसेप्टर से बाइंड करने की। तो अब वो एंटीजन हमारे शरीर के सेल में नहीं प्रवेश कर पाता। इट ऑल्सो मार्क्स देम फॉर डिस्ट्रक्शन, ये उसके ऊपर मार्क लगा देता है, एक तरह से चिन्हित कर देते हैं एंटीबॉडीज दूसरे सिस्टम के लिए कि इसको मारो, इसको खत्म करो, ये बाहरी है। एंटीबॉडी जब किसी एंटीजन से बाइंड कर लिए तो क्या हुआ, एक तरह से उन्होंने उसको चिन्हित कर दिया कि इसको मारो, इसको खत्म करो, ठीक। ईदर बाय फैगोसाइटोसिस, कोई फैगोसाइट आए बड़ा सा आके इसको खा जाएगा, या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आके इसको तोड़ देगा। क्लोनल सिलेक्शन को एक बार फिर से यहां समझिए। क्लोनल सिलेक्शन में क्या होता है, देखिए ये बोन मैरो है, इसमें ये एक स्टेम सेल है, बी सेल का स्टेम सेल है, ठीक है, डिवाइड हुआ 2 सेल में बटा। अब ये 4 बी सेल इसने बना दिए, बी सेल 1, बी सेल 2, बी सेल 3, बी सेल 4, 4 तरह के बी सेल मान लीजिए बन गए। सबके पास एक एक रिसेप्टर है, 1 के पास भी, 2 के पास भी, 3 के पास भी, 4 के पास भी। ये चारों मैच्योर बी सेल के पास एक एक रिसेप्टर है। अब सबका रिसेप्टर एक दूसरे से अलग है, कुछ देखने में सब एक जैसा है, लेकिन सबके रिसेप्टर एक दूसरे से अलग हैं। अब आ गया शरीर में एंटीजन, देखिए ये एंटीजन आ गया,
ठीक, कोई वायरस है, ये वायरस मान लीजिए कि बी सेल 2 के लिए स्पेसिफिक, 2 ही इससे बाइंड करेगा, न 1 बाइंड किया, न 3 बाइंड किया, न 4 बाइंड किया, इससे कौन बाइंड कर रहा है? बी सेल 2। अब 2 जब बाइंड किया तो 2 ही एक्टिवेट हुआ, बाकी एक्टिवेट नहीं हुए, 2 एक्टिवेट हुआ। और अब देखिए 2 की ही क्लोनिंग होने लगी, 2 2 बना, 4 2 बना, 8 2 बना, एक 2 से 8 2 बन गए, एक बी सेल 2 से 8 बी सेल 2 बन गए, यानी बी सेल 2 का क्लोनल एक्सपेंशन हो गया। ठीक, इसी को हम क्लोनल सिलेक्शन भी कहते हैं, यानी बी सेल 2 पहले सेलेक्ट हो गया। कैसे सेलेक्ट हुआ? इस पैथोजन से बाइंड करके सेलेक्ट हो गया, इसके बाद इसका क्लोनल एक्सपेंशन हुआ, पहले क्लोनल सिलेक्शन हुआ, यहां क्लोनल एक्सपेंशन हो गया। ठीक, अगर इसके लिए कोई वायरस आएगा, बैक्टीरिया आएगा इसके स्पेसिफिक, तो इससे बाइंड करेगा, और फिर इसका एक्सपेंशन होगा, इसका क्लोनल सिलेक्शन होगा, इसकी संख्या बढ़ेगी, मल्टीप्लाई करेगी। इसके अगेंस्ट कोई आएगा 4 के अगेंस्ट, ये बाइंड करेगा, इसकी संख्या मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है, तो हमारे शरीर में बहुत तरह के बी सेल, बहुत स्पेसिफिसिटी के बी सेल मौजूद है, कुछ कुछ संख्या में बी सेल के तमाम वेराइटीज मौजूद है। बी सेल 1 2 3 4, उसको लाख, 2 लाख, 10 लाख होंगे, है ना। अब जब कोई एंटीजन आता है तो उसमें से कोई बी सेल उसके लिए स्पेसिफिक होता है, और जो बी सेल उसके साथ बाइंड करेगा वही बी सेल एक्सपैंड करेगा, उसी बी सेल की संख्या ढेर सारी बढ़ेगी। ठीक, अब ये ढेर सारे प्लाज्मा सेल बने, है ना, ये मेमोरी सेल हैं, कुछ मेमोरी सेल दिखाया है, और जो ये इस तरह के हैं ये प्लाज्मा सेल। तो ये प्लाज्मा सेल सेक्रेट करने लगे एंटीबॉडी, ये प्लाज्मा सेल सेक्रेट करने लगे एंटीबॉडी। ठीक ना, अब इस एंटीबॉडी का कंप्लीट स्ट्रक्चर ठीक वैसा ही है जैसा यहाँ बी सेल 2 के ऊपर ये जो एंटीबॉडी था, जो रिसेप्टर, इसी स्ट्रक्चर के ये बन रहे हैं। ठीक, इसको हम कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन। यहां भी वही चीज दिखाया गया, क्लोनल सिलेक्शन। बी सेल्स कई तरह के हैं, किसी एक बी सेल के साथ एंटीजन बाइंड किया, किसी एक बी सेल के साथ एंटीजन बाइंड किया, बी सेल डिवाइड हुआ, है ना, बी सेल डिवाइड हुआ, प्लाज्मा सेल बने, ये एंटीबॉडी सेक्रेट कर रहे हैं, मेमोरी सेल बने, ये सेक्रेट नहीं करेंगे। ठीक ना, ये भविष्य के लिए, याद के लिए सुरक्षित हैं। इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस क्या है? इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, एक्वायर्ड इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, दो तरह का है, एक्वायर्ड इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, यानी अगर हमारे शरीर में, नियम तो यह है कि कोई भी बाहरी पैथोजन, बाहरी कोई चीज आए तो उसके अगेंस्ट हमारा शरीर रिएक्ट करे, हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करे। लेकिन अगर कोई बाहरी सेल लगातार बहुत दिनों से हमारे शरीर में रह जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको नहीं मारता है, उसके साथ साथ जीना सीख लेता है। जैसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर में हैं जो कि हमको हार्मफुल नहीं है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, और वो धीरे धीरे हमारे शरीर में रहने लगते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम उनको अपना ही मान लेता है और उनके खिलाफ रिएक्शन नहीं करता है। इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस कहते हैं, यानी कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ नॉन सेल्फ एंटीजन, नॉन सेल्फ जो हमारे नहीं है, बाहरी है, बाहरी एंटीजन है, वो शुरू से ही हमारे शरीर में, अभी इम्यून सिस्टम पूरा डेवलप नहीं हुआ था तभी से आके रहने लगे, है ना। जैसे बच्चा पैदा होता है अभी उसका पूरा इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, उसी समय से कुछ बैक्टीरिया उसके इंटेस्टाइन में बहुत सारा फ्लोरा फाना घर कर लेते हैं, रहने लगते हैं, और वो जरूरी है बहुत ज्यादा जीवन के लिए। तो इम्यून सिस्टम धीरे धीरे देखता है कि भाई ये तो हमारे घर में ही रह रहे हैं, तो उनके खिलाफ रिएक्ट नहीं करता है। इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस कहते हैं, नेचुरल इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। अब एक सवाल उठता है कि हमारे जो ये इम्यून सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, इनको कैसे समझ में आता है कि ये बाहरी सेल है, इसके खिलाफ अटैक करना है, और ये हमारे शरीर का सेल है, इस पर अटैक नहीं करना है।
कैसे उनको पता चलेगा? ये हमारे शरीर का सेल है, इस पर अटैक नहीं करना है, और ये बाहर का सेल है, इस पर अटैक करना है। कैसे उनको समझ में आएगा? तो इसके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। इसके लिए ये एक थियरी है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो उसके बी सेल्स, ये दरअसल हर सेल के खिलाफ अटैक करना चाहते हैं या कर सकते हैं, हमारे शरीर के भी सेल के खिलाफ। शुरू में उनको ये नहीं पता रहता है कि ये हमारे शरीर का सेल है तो उस पर नहीं अटैक करना, उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे नहीं करते हैं, इसके लिए दो सिस्टम संभावित है, दो काम हो सकता है। एक को हम कहते हैं क्लोनल डिलीशन। क्लोनल डिलीशन क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे बी सेल, ऐसे इम्यून सेल जो हमारे ही शरीर के खिलाफ रिएक्ट कर सकते हैं, उनको मार सकता है, मार देता है, किल कर देता है। किन सेल को? उन इम्यून सेल को जो हमारे अपने ही शरीर की कोशिकाओं के खिलाफ अटैक करने लगे, उनको ये मार देता है। हमारा इम्यून सिस्टम खत्म कर देता है। अगर इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्लोनल डिलीशन, या ऐसे इम्यून सेल जो हमारे अपने शरीर के अगेंस्ट रिएक्ट करेंगे, उनको इनएक्टिवेट किया जा सकता है, इनएक्टिवेट कर सकता है। इसको हम कहते हैं क्लोनल एनार्गी। तो ये माना जाता है कि या तो क्लोनल डिलीशन के द्वारा या क्लोनल एनार्गी के द्वारा हमारा इम्यून सिस्टम उन सेल्स को, उन इम्यून सेल्स को जो हमारे ही शरीर के खिलाफ रिएक्ट करने लगे, उनको या तो मार देता है क्लोनल डिलीशन, या इनएक्टिव कर देता है क्लोनल एनार्गी। ठीक है, इसको हम कहते हैं नेचुरल इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। नेचुरल इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस यानी हमारे अपने शरीर के खिलाफ रिएक्ट ना करे इम्यून सिस्टम, इस क्षमता को हम कहते हैं नेचुरल इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। अब हम आएंगे एंटीबॉडीज के बारे में, जानेंगे इनके डिटेल स्ट्रक्चर, क्योंकि यही तो असली हथियार हैं इस ह्यूमोरल इम्यूनिटी के। ह्यूमोरल इम्यूनिटी के आप कौन सी इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी किसका हिस्सा है? ये एडेप्टिव इम्यूनिटी के दो पार्ट। एडेप्टिव इम्यूनिटी के दो पार्ट, पहला था सेलुलर इम्यूनिटी, दूसरा था ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी किससे हुई? टी सेल्स। ह्यूमोरल इम्यूनिटी किससे हो रही है? बी सेल्स। बी सेल क्या बना रहे हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। बी सेल के कौन हिस्से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं? प्लाज्मा सेल वाले पार्ट। ठीक, वो डिवाइड हुआ प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। मेमोरी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो भविष्य के लिए अपने को सुरक्षित रखेगा। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। तो एंटीबॉडीज ये 5 तरह के होते हैं। एंटीबॉडीज 5 तरह के होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। IG क्यों? क्योंकि इम्यूनो एंटीबॉडी का ही दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबुलिन भी है। इम्यूनोग्लोबुलिन भी है। तो 5 तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन हो सकते हैं। अब इनका बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए, हर एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड यूनिट होते हैं। हर एंटीबॉडी में कितने पॉलीपेप्टाइड यूनिट होते हैं? 4। 2 बड़े, 2 छोटे, 2 हल्के यानी 2 भारी, 2 लाइट चेन्स जिनको L चेन्स कहते हैं, और 2 हैवी चेन्स जिनको H चेन्स कहते हैं। ठीक ना, 2 हैवी और 2 लाइट, 4 चेन से मिलकर, ये चेन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इनसे मिलकर एक एंटीबॉडी बनता है। 2 H chains are bound together by डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ये जो H हैवी चेन्स हैं, ये आपस में कैसे जुड़े हैं? डाइसल्फाइड ब्रिजेस से, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। अब यहां समझिए फिर कुछ और, ये 5 तरह के एंटीबॉडी हो गए, IgM, IgD, IgG, IgE, IgA। ठीक, तो अब आप देखिए कि जो हैवी चेन है, बड़ा वाला चेन है, ये सबके लिए अलग तरह का है, सबके लिए अलग तरह का है, उसके अलग अलग नाम हैं। IgM का उसी से मिलता जुलता, उसी उच्चारण का नाम रखा गया है। एंटीबॉडी IgM, हैवी चेन म्यू, टाइप ऑफ हैवी चेन म्यू। एंटीबॉडी IgD, हैवी चेन डेल्टा। एंटीबॉडी IgG, हैवी चेन गामा।
एंटीबॉडी IgE हैवी चेन ईटा, एंटीबॉडी IgA हैवी चेन अल्फा। ठीक, 5 तरह के एंटीबॉडी और उनके 5 तरह के हैवी चेन। अब लाइट चेन की क्या बात है भाई, वो कैसा होता है? तो लाइट चेन 2 ही तरह का होता है, उसका नाम रखा गया है कप्पा और लैम्डा, कप्पा या लैम्डा। तो लाइट चेन में कोई नियम नहीं है कि किसमें कौन सा होगा, किसी में कप्पा हो सकता है और किसी में लैम्डा हो सकता है। यानी IgM में हैवी चेन तो फिक्स है, म्यू होगा, लाइट चेन या तो कप्पा होगा या लैम्डा होगा। हाँ, एक नियम है कि 2 लाइट चेन है ना, तो दोनों एक ही जैसा होगा, या तो दोनों कप्पा होगा या दोनों लैम्डा होगा। ठीक, IgD में या तो दोनों कप्पा या दोनों लैम्डा, IgG में दोनों कप्पा या दोनों लैम्डा, IgE में भी या तो दोनों कप्पा या दोनों लैम्डा, और IgA में भी या तो दोनों कप्पा या दोनों लैम्डा। बस एक ही नियम है कि कप्पा होगा तो दोनों कप्पा, लैम्डा होगा तो दोनों लैम्डा। ठीक है लेकिन किसी में M से लेकर A तक किसी में कोई हो सकता है, कप्पा या लैम्डा। ठीक, लेकिन हैवी चेन सबका अपना अलग है। ठीक ना। अब बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे एंटीबॉडीज का। इसमें 2 पार्ट होते हैं, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन। इसको चित्र से हम लोग देखेंगे तो ये चित्र ठीक नहीं है, इस चित्र से हम लोग देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो हम लोग एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को ताले और चाबी के मदद से समझाता हूं। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है ये। एंटीबॉडीज बिल्कुल चाबी की तरह, 5 तरह के एंटीबॉडी हैं। ठीक, ये आपने देखा ना, ये 5 तरह के एंटीबॉडी हैं, IgM, IgD, IgG, IgE, IgA। पांचों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समान है, बेसिक स्ट्रक्चर सबका समान है। सब में 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन, 2 हैवी और 2 लाइट चेन सब में। अब देखिए, ये एक एंटीबॉडी है, इसको आप बेसिक स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि ये पांचों तरह के एंटीबॉडी में यही काम करेगा, यही स्ट्रक्चर। ये बीच वाले 2 हैवी चेन, हैवी ये और ये हैवी चेन है। ठीक है, आपस में कैसे जुड़े हैं? डाई सल्फाइड बॉन्ड्स, डाई सल्फाइड। और ये क्या है छोटे वाले? लाइट चेन, ये लाइट चेन है। ठीक, ये भी हैवी चेन से ये जुड़े हैं डाइसल्फाइड लिंकेज से। ठीक ना, हैवी चेन आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज से भी जुड़े हैं और हैवी चेन लाइट चेन से भी डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़े हैं। अब आप देखिए कि पहले हम अगर हैवी चेन की बात करें, पहले ये समझ लीजिए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है सभी एंटीबॉडी का। अब फर्क क्या होगा? जैसे IgA है तो जो उसका हैवी चेन है ये अल्फा होगा, IgG है तो हैवी चेन गामा होगा। ठीक है, IgD अगर ये है तो हैवी चेन कैसा होगा? डेल्टा होगा। ठीक, और ये आप सोच रहे हैं कि ये अल्फा, डेल्टा, गामा, इसमें फर्क क्या है? फर्क क्या है? सिर्फ उसके अमीनो एसिड का सीक्वेंस अलग है। ये जो जितने हैं डेल्टा, गामा, ईटा, इनमें हैवी चेन में क्या फर्क है? अमीनो एसिड का सीक्वेंस एक दूसरे से अलग होगा, यही अंतर है और कुछ नहीं। तो फिलहाल हम लोग मान लिया हम लोगों ने कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी। तो जो हैवी चेन है आप देख रहे हैं कि इसमें 4 हिस्से में बटा हुआ, 1, 2, 3 और ये 4। 3 हिस्सा किस रंग से है? ब्लू कलर से, और चौथा वायलेट कलर से। तो जो 3 ब्लू कलर के हैं, इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट रीजन है। ब्लू कलर का जो दिखाया गया है ये कौन, देखिए यहां लिखा हुआ है ब्लू कलर में क्या है? कांस्टेंट रीजन। यानी हैवी चेन का आप देखिए कितना हिस्सा? 3/4। हैवी चेन का 3/4 कैसा है? कांस्टेंट है। और ये वॉयलेट कलर का है ना, लगभग 1/4, ये 1/4 वेरिएबल रीजन। 1/4 कैसा है? वेरिएबल रीजन है। और उसी 1/4 में थोड़ा सा हिस्सा जो कुछ इस तरह के कलर का है, ब्लू कलर,
ये हाइपर वेरिएबल रीजन है। ये कैसा है? हाइपर वेरिएबल रीजन। तो हाइपर को भी अगर हम इसी में मान लें तो ये वेरिएबल रीजन हो गया 1/4 और 3/4 3/4 कैसा हो गया? कांस्टेंट। और अब स्मॉल चेन में चलें, इसमें क्या है? ये दो हिस्से में बटा दिख रहा है, आधा नीले रंग का ये हाफ कैसा है? कांस्टेंट। और अदर हाफ कैसा है? वेरिएबल, वॉयलेट कलर का जो है वेरिएबल। ठीक, ये जो ऊपर का जो वेरिएबल पार्ट है, जो वेरिएबल पार्ट है, यही लिखा हुआ है एंटीजन बाइंडिंग, यानी जो बाहर से एंटीजन आता है उसके साथ यही बाइंड करता है, ये वाला हिस्सा। ठीक, और इसमें भी वेरिएबल में भी कौन सा? हाइपर वेरिएबल। ठीक, इधर दो चीज लिखा हुआ है, FAB और FC। FAB का मतलब होता है कि दरअसल जब हम इस एंटीबॉडी की अगर स्टडी करने के लिए इसको तोड़ते हैं तो ये यहां से दो टुकड़े में टूट जाता है ना? यहां से आधा ऊपर का अलग हो जाता है और आधा नीचे का अलग हो जाता है। फिर उसकी प्रॉपर्टी स्टडी की जाती है। तो ये वो हिस्सा दिखता है जो एंटीजन से बाइंड करे। ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? ये वो हिस्सा है जो एंटीजन से बाइंड करे। तो इसलिए इसका नाम FAB रखा गया। FAB मतलब फ्रैगमेंट दैट बाइंड्स विद एंटीजन, सॉरी, या आप कह सकते हैं एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट। FAB मतलब एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट। और FC नीचे वाला हिस्सा लिखा हुआ है FC, ये क्या करता है? क्यों FC का मतलब क्या? FC का मतलब है कि जब हम इसको तोड़ते हैं और उसकी सेलुलर स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर स्टडी करते हैं, तो क्रिस्टलाइज हो जाता है। दिस पार्ट क्रिस्टलाइजेस डाउन। तो FC का मतलब है कि फ्रैगमेंट दैट क्रिस्टलाइजेस, फ्रैगमेंट दैट क्रिस्टलाइजेस। तो इसका हम देख रहे हैं कि कोई बहुत बायोलॉजिकल रोल नहीं है, ऊपर वाले का बायोलॉजिकल रोल है। अब आप इसकी फंक्शनिंग को इस ताले चाबी के माध्यम से समझिए। देखिए मैं एक चाबी का गुच्छा आपके लिए लेके आया। ठीक है, अब ये जो चाबियां हैं ताले में आप लगाते हैं, ठीक ना? तो अब नीचे का जो हिस्सा है, जैसे ये दो चाबी आप देखिए, दोनों अलग अलग ताले की, यहां से जो नीचे का इतना हिस्सा है ये और ये तो एक ही जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना? यहां से नीचे इधर और इधर इधर एक जैसा दिख रहा है बिल्कुल। ये दोनों लिंक तालों की चाबियां एक ही जैसी। दूर से हम देखेंगे तो हमको लगभग सब एक ही जैसा लगेगा, लेकिन अंतर दोनों में कहां है? ये जो ऊपर का हिस्सा है ये अंतर है। ठीक, अब आप देखिए इसके एंटीजन से तुलना कीजिए। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये कांस्टेंट रीजन है। कांस्टेंट मतलब कि जो वायरस ए के लिए एंटीबॉडी है उसका भी नीचे ऐसा ही होगा, जो वायरस बी के लिए एंटीबॉडी है उसका भी नीचे वाला हिस्सा ऐसा ही होगा, जो वायरस सी के लिए एंटीबॉडी बना है उसका भी नीचे वाला कांस्टेंट रीजन ऐसा ही होगा। ठीक ना? जैसे ताला जो है वो 100 रुपए वाला ताला, 200 रुपए वाला ताला, 300 रुपए वाला ताला, सबकी जो चाबियां हैं उसका नीचे वाला हिस्सा मान लीजिए कि एक ही जैसा है, लेकिन सबकी चाबी तो अलग अलग है, सबकी चाबी अलग अलग है। तो जो ऊपर वाला फर्क कहाँ है चाबी में? ये ऊपर आप देखिए वेरिएबल रीजन, दिस इज डिफरेंट, ये एक दूसरे से अलग है ना? तो इसमें भी जो वेरिएबल रीजन है ये अलग है। क्यों? क्योंकि ये जो चाबी का वेरिएबल रीजन है यही तो ताले में फिट होता है जाके ना, उसको खोलता है या बंद करता है। ये तो खाली आपके हाथ की सुविधा के लिए कि आप इसको हाथ से पकड़ते हैं, असली काम ये करता है। उसी तरह से एंटीबॉडी में भी जो ये ऊपर का हिस्सा है वेरिएबल रीजन, यही एंटीजन के साथ बाइंड करता है। इसका ताला क्या है? एंटीबॉडी का एंटीजन, एंटीजन के साथ ये बाइंड करता है, इसीलिए ये फर्क। अब इसमें देखिए ऊपर हाइपर वेरिएबल रीजन है, जैसे यहां पर बहुत वेरिएबल यानी एकदम काफी अंतर होगा एक दूसरे में। तो ये सब किस लिए है? एंटीजन से बाइंड करने के लिए, इसी वेरिएबल रीजन के माध्यम से और हाइपर वेरिएबल रीजन के माध्यम से ये एंटीजन से बाइंड करता है। अब 5 तरह के आपने एंटीबॉडी देखा, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी डी, एंटीबॉडी ई। ये 5 तरह के जो एंटीबॉडीज हैं इनका थोड़ा और कंसेप्ट आप समझिए।
ये 5 तरह के एंटीबॉडीज ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी का ताला खरीदा अपने घर के लिए, उस दुकानदार से कहा कि हमको ताला दिखाओ, तो उसने एक ही कंपनी का, गोदरेज का, मान लीजिए कि 5 मॉडल का ताला दिखा दिया, ठीक है। गोदरेज के 5 मॉडल का ताला आपको दिखा दिया। ये भाई कहेगा कि भाई साहब ये गोदरेज ए है, ये गोदरेज डी है, ये गोदरेज ई है, ये गोदरेज एम है ना, और ये गोदरेज जी है। 5 तरह की उसने चाबियां आपको दिखा दी, कहा साहब सब गोदरेज है, ठीक, सब गोदरेज है ताला, और ये सब गोदरेज की चाबियां। तो अब आप सब में देखिएगा कि कांस्टेंट रीजन लगभग एक जैसा होगा, वेरिएबल रीजन सबका अलग होगा ना, ठीक है। अब ये समझिए कि ये हो सकता है कि एक ही ताले को, अगर ये एक ही बी सेल द्वारा बनाए गए 5 एंटीबॉडी हैं, ये एंटीबॉडी हैं एक ही बी सेल द्वारा अगर बनाए जा रहे हैं, ठीक, मान लीजिए कि ये यहाँ तो चाबियां हैं, अब ये मान लीजिए कि ये एंटीबॉडी है, और ये 5 एंटीबॉडी एक ही बी सेल के द्वारा बनाए गए। अगर एक ही बी सेल के द्वारा बनाए गए तो ये जो इनका जो वेरिएबल रीजन है ये समान होगा, फिर वेरिएबल रीजन अलग नहीं होगा, ठीक। और एक ही एंटीजन से ये सब बाइंड कर सकते हैं, एक ही एंटीजन से सब बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अलग अलग बी सेल के द्वारा अगर ये बने हैं, अलग अलग बी सेल के द्वारा ये बने हैं, तो इनके वेरिएबल रीजन अलग अलग होंगे, ठीक है। अलग अलग बी सेल के द्वारा ये बने हैं तो वेरिएबल रीजन अलग होंगे। क्यों? क्योंकि तब इनके ताले अलग हैं, यानी इनका एंटीजन अलग है। जैसे एक बी सेल है, वो अभी मान लीजिए कि वो एक ही एंटीजन के लिए है, तो अभी एंटीबॉडी ए बना रहा है, कुछ समय के बाद वो एंटीबॉडी जी बनाने लगा, तो अब क्या होगा कि जी भी उसी वायरस से बाइंड करेगा, उसी एंटीजन से बाइंड करेगा। कैसे बाइंड करेगा? जबकि उसका वेरिएबल रीजन समान होगा। थोड़ा अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे समझ जाएंगे। एक बी सेल भले 5 तरह का एंटीबॉडी बनाए, लेकिन वो सारे की स्पेसिफिसिटी एक होगी, सारे का ताला एक होगा, सारे के लिए का वेरिएबल रीजन एक होगा, ठीक। अब ये भी समझिए कि एक बी सेल क्लोनल सिलेक्शन के द्वारा एक बी सेल क्लोनल सिलेक्शन के द्वारा कई हिस्से में बट गया, ढेर सारे प्लाज्मा सेल बनाए, तो वो जितने प्लाज्मा सेल बनेंगे सब आईजीडी बनाएगा, तो सबका आईजीडी एक ही जैसा होगा, उसका वेरिएबल रीजन भी एक होगा। आईजीएम बनाएगा तो सबका आईजीएम एकदम एक होगा, वेरिएबल रीजन भी एक होगा, ठीक। एक बी सेल और उसके जितने प्लाज्मा सेल बने हैं, सबके द्वारा बनाए जाने वाले जो एंटीबॉडीज हैं उनकी स्पेसिफिसिटी समान होगी, वो एक ही एंटीजन से बाइंड करेंगे। लेकिन अलग अलग जो बी सेल हैं अलग अलग बी सेल जैसे हमने देखा था, बी सेल 1, बी सेल 2, बी सेल 3, ये अलग अलग बी सेल के द्वारा जो एंटीबॉडीज बनेंगे उनके वेरिएबल रीजन एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होंगे, ठीक ना, जैसे कि ये भिन्न है एक दूसरे से। आगे चले हम लोग। ये एंटीबॉडी का 5 तरह के एंटीबॉडी को दिखा दिया गया यहाँ। आप देखिए जी, ई और डी लगभग एक ही जैसे हैं। एम में क्या है कि एक पेंटामर है, और ए जो है एक डाइमर है। पेंटामर मतलब एम में पेंटामर 5 यूनिट्स इसके अटैच्ड हैं, और एक यहाँ ज्वाइनिंग चेन भी है। ये सब एक दूसरे से डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़े हुए हैं। और इम्यूनोग्लोबुलिन ए डाइमर होता है, इसमें एक ज्वाइनिंग चेन होती है, ठीक है। और इसके साथ एक और प्रोटीन है इसमें, जिसको सेक्रेटरी प्रोटीन कहा गया है, यानी जब सेक्रेशन होता है तो साथ में ये भी उसके साथ
यहाँ एडेप्टिव इम्यूनिटी का एक समरी है, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो हम लोग आज देख रहे थे, है ना, ये माइक्रोब आए बाहर से, ये हमारा बी लिम्फोसाइट है, उसके साथ ये रिसेप्टर है, और उसके बाद इसने रिसेप्टर को सेक्रेट आउट कर दिया, ठीक है, और इसने माइक्रोब के साथ बाइंड कर दिया। ये सेलुलर इम्यूनिटी जिसका मैकेनिज्म हम लोग देख चुके हैं। ये एक बार यहाँ पर ये सारे तरह के जो सेल्स हैं, मास्ट सेल, मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल, डेंड्राइटिक सेल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ये सारे हमारे जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड सेल हैं, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका लोकेशन कहाँ पाया जाता है और उनका कुछ स्ट्रक्चर, ये एक तरह से समरी दी हुई है, जिसको कि आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये आज आप लोगों का इम्यून सिस्टम का जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है, उसका दूसरा पार्ट ह्यूमरल इम्यून सिस्टम पूरा हुआ। और एक दिन हम आप लोगों का ऑनलाइन क्लास भी लेंगे। अभी आप लोग इन वीडियोस को ठीक से देख के समझिए, पढ़िए, हम आपको इसके साथ इसका पीडीएफ फाइल भी दे रहे हैं, और जो आपको दिक्कत हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप पर आप पूछिए, या हमको एक और भी आपको प्लेटफॉर्म जल्दी ही देंगे, हम आपका गूगल क्लास रूम में क्रिएट करेंगे, उस पर भी आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।